भग्न मंदिर बन रहा है, स्वेद का जल दो, रश्मियां अपनी निचोड़ो, ज्योति निर्मल दो। मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये प्रेरणादायी पंक्तियों को सुनकर जब देश भक्त वीर, जब देशवासी राष्ट्र निर्माण की यात्रा पर निकलते हैं, तब दुर्भाग्य से हमारे ही कुछ बंधु पीछे से कुछ इस तरह हमला करते हैं मानो वे हैं तो हमारे साथ, लेकिन हमारे मनोबल को नीचा करते चले जाते हैं। आप इशारा समझ रहे होंगे। आज के दौर में जब सदियों से भग्न हुए हम इस राष्ट्र मंदिर के निर्माण की बातें कर रहे हैं, जब 58 वर्ष पूर्व जब हमारी सीमाएं तोड़ी गई थीं, उसे भग्न किया गया था, आज जब उनके निर्माण की बातें हो रही हैं, तब हमारे बीच हमारे ही बंधु की शक्लें लिए, हमारे ही अपनों की शक्लें लिए, लेकिन वास्तव में गद्दार हमें कुछ इस कदर परेशान करना चाहता है कि हम राष्ट्र को फिर से पुनर्निर्माण की यात्रा को अधूरी छोड़ दें। मैं शिवचरण सिंह इतिहास के झरोखे से इन गद्दारों की सही पहचान करने का एक प्रयास कर रहा हूं, और इस निमित्त मैं आपको इतिहास की एक विचार यात्रा पर लिए चलना चाहता हूं, जहां से हम इतिहास के झरोखे की अलग अलग खिड़कियां खोलेंगे और देखेंगे कि ये गद्दार किन किन शक्लों में, कैसे कैसे समय पर, किन किन निर्णायक मोड़ों पर हमारे देश के पीठ पर छुरा घोंप कर कुछ ऐसे घावों की फेहरिस्त छोड़ गए हैं जिनके दंश और पीड़ा को हम आज तक सह रहे हैं। और दाग तो जाहिर सी बात है, अब तक हमारे राष्ट्र के भग्न मंदिर पर उसके टूटे फूटे हुए ईंटों के रूप में एक बदसूरत इबारत के रूप में लिखी हुई है। मित्रों, इस ऐतिहासिक विचार यात्रा में मैं आपको लिए चलता हूं 327 BCE, और इतिहास के झरोखे की वह खिड़की खोलता हूं जब सिकंदर भारत आने वाला होता है, और तब बिना उसके निमंत्रण दिए ही एक देशद्रोही जो इस देश की माटी के साथ विश्वासघात करने के अपने मंशे को लेकर के सिकंदर के सामने सरेंडर कर देता है, और पोरस के साथ सिकंदर की लड़ाई में पूरी तरह से सिकंदर का साथ देता है। और एक बार ऐसी निर्णायक मोड़ पर वह हमारे देश के पीठ पर घाव दे जाता है जब इतनी बड़ी सत्ता को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया जाता है, और वह तक्षशिला का राजा आम्भी अपने गलत मंसूबों के साथ राज करता चला जाता है। पोरस मारा जाता है। समय का पहिया घूमता लगभग 1000 साल बाद 712 ईस्वी में जब एक बार फिर दूसरे निर्णायक मोड़ पर खड़ा होता है, तब जब अरब से एक अमानवीयता, क्रूरता और लूट खसोट की संस्कृति की थाती लिए हुए मोहम्मद बिन कासिम भारत की ओर आता है, तब उसी आंधी के प्रतिरूप बने कुछ बौद्ध छोटे छोटे सामंत, छोटे छोटे कबीलों के सरदार फिर से एक बार मोहम्मद बिन कासिम की सहायता करते हैं, और उसी पश्चिमी भारत के राजा दाहिर सेन, जिनकी राजधानी देवल में थी, उनके खिलाफ मोहम्मद बिन कासिम का साथ देते हैं। देवल के राजा दाहिर सेन मारे जाते हैं, और हमारे देश के पीठ पर घावों की फेहरिस्त में एक और घाव जुड़ जाता है। समय का पहिया घूमता हुआ लगभग 350 वर्ष आगे बढ़ता है, और एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर हम खड़े होते हैं जहां एक छोटी सी भूल और इतिहास पूरी तरह से एक गलत ढलान, खतरनाक ढलान पर चली जाती है। वह समय होता है 1192 का। मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है, और वही आंधी और उसी आंधी के प्रतिरूप बने हुए सरदार लोग
एक नई शक्ल में, एक नई रूप में, एक नए रूप में आ जाते हैं, और जिसका नाम इस बार जयचंद होता है, और वह मोहम्मद गोरी का साथ देता है और पृथ्वीराज चौहान मारे जाते हैं। इतिहास एक बार फिर घायल हो जाता है। इतिहास के झड़ोखे की यह घिनौनी खिड़की एक ऐसे गंदे शक्ल को दिखा जाता है जिस शक्ल ने इस्लामिक शासन के लिए भारत के द्वार खोल देता है, और हम कई सदियों तक मलेच्छों के शासन को भारत के कई हिस्सों में देखने को विवश और मजबूर हो जाते हैं। मित्रों, रहेगा वो और आगे बढ़ेगा। मैं इस वीडियो के एक दूसरे भाग में समय के पहिए को घूमते हुए वर्तमान तक लाऊंगा, और ऐसे ही कुछ और देशद्रोही चेहरों को, उनकी शक्लों को आपके सामने लाकर उनकी पहचान कराऊंगा।